हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तक चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विंसर ईयर बुक का जो हम सीरीज चला रहे हैं और इसमें हमने 2 से 3 क्लास कर दी हैं। आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर के टॉपिक बन रहे हैं यहाँ से, जिनको मैं आज आपके एग्जाम के लिए कराऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखना भाई अच्छे तरीके से और एग्जाम में करके आना। और अगर मैं आपसे बात करूं उत्तराखंड के अन्य जो जैसे कि परीक्षावाणी है या फिर कोई और टॉपिक है, वो आप कहां से करें, तो उत्तराखंड में मैंने भूगोल उत्तराखंड का कंप्लीट करा रखा है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन वाला टॉपिक कंप्लीट करा रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर से आप देख सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा जीएस को मजबूत करने के लिए भाई आप लोग 45 दिनों का महासंग्राम जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको जीएस बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। हिंदी की क्लास भी आपको डेली कराई जा रही है और इसमें हिंदी को बेसिक से कराया जा रहा है। अगर आपकी हिंदी पर कमज़ोर पकड़ है तो आप हिंदी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं हिंदी की। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है विंसर ईयर बुक का उत्तराखंड मांगे भू कानून। वर्ष अभी 2022 के जब चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुआ था, तो उससे पहले एक मुद्दा जो था वो चुनाव से पहले लोगों के जहन में था और ये हर लोगों के जुबान में था, क्या कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो ये उत्तराखंड मांगे भू कानून क्या है, इसको आज हम देखेंगे। तो उत्तराखंड भू कानून से एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लाने की कोशिश की है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है ये उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ एक अधिनियम है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है, उस अधिनियम को पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, उत्तर प्रदेश जमींदारी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम। और ये अधिनियम कब आया था? ये आया था 1950 में। अब ये क्या अधिनियम है, इसके बारे में हम देखेंगे। उत्तराखंड भू कानून क्या है, इसको भी हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड वासी जमीन ले सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या अन्य राज्य के लोग उत्तराखंड में आके ज़मीन ले सकते हैं? तो ले सकते हैं भाई, ज़मीन खरीद सकते हैं। ये तो भारत के संविधान में नियम लिख रखा है कि हमें कहीं पर भी रहने की वो है, स्वतंत्रता है, कहीं पर भी हम बस सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कितने मात्रा में, कितनी हम ज़मीन ले सकता है कोई भी अगर बाहर के राज्य का आएगा तो इसको व्यवस्थित करने के लिए एक नियम है, एक कानून है, जो कि है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भू व्यवस्था अधिनियम। ये 1950 का अधिनियम है, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो वही नियम अभी भी यहाँ पर चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो 2002 में पहली कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसने इसी अधिनियम में कुछ संशोधन करके ये बोला, 2002 में उसने इसी में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और संशोधन करके ये बोला कि अन्य राज्य के जो व्यक्ति आएंगे यहाँ पर उत्तराखंड में और जो ज़मीन खरीदेंगे, उनकी जो ज़मीन खरीदने की सीमा होगी, वो कितना ज़मीन खरीद सकते हैं, कम से कम कितनी ज़मीन है वो खरीद सकते हैं, अधिक से अधिक। ठीक है, तो अधिक से अधिक वो कितनी ज़मीन यहाँ पर खरीद सकते हैं, तो ये है 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर तक की ये क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड में ज़मीन खरीद सकते हैं। अब धीरे धीरे ये समय चलता आया। 2007 में बीजेपी गवर्नमेंट आई और बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अन्य राज्यों का लोग ना बसे, उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंड वासी ही हो, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो 500 वर्ग मीटर की जो सीमा थी, इसको कम कर दिया। उन्होंने इसकी सीमा को कितना कर दिया, 250 वर्ग मीटर कर दिया। 250 वर्ग मीटर इन्होंने क्या कर दिया, इसकी सीमा को निर्धारित कर दिया कि 250 वर्ग मीटर तक ही अन्य राज्य के लोग यहाँ पर आके ज़मीन खरीद सकते हैं।
लेकिन वर्ष 2018 में जब फिर से बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तो देहरादून में एक समिट हुआ था जिसमें ये था कि उत्तराखंड में किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जा सकता है। रोजगार का सृजन कब होगा? जब उत्तराखंड में कंपनियां आएंगी। कंपनी उत्तराखंड में तो है नहीं, तो बाहर के राज्यों से आएंगी, विदेशों से कंपनी आएगी। तो इसलिए उत्तराखंड ने इस कानून में एक संशोधन किया, और ये संशोधन किया क्योंकि 250 वर्ग मीटर में कोई कंपनी तो बनेगी नहीं बड़ी, और इसमें रोजगार देना भी संभव नहीं है, इसलिए इनकी जो सीमा है उसको बढ़ाने की कोशिश इसमें की। तो इसमें इन्होंने कितनी सीमा रख दी? 2018 में इन्होंने रख दिया 12.5 एकड़। 12.5 एकड़ इन्होंने इसमें क्या रख दिया? इसकी सीमा रख दी कि 12.5 एकड़ अब हम यहाँ पर जो भी अन्य राज्यों से व्यक्ति आएंगे यहाँ पर ज़मीन इतनी मात्रा में खरीद सकते हैं। तो ये था उत्तराखंड भू कानून। लेकिन इसका विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि यहाँ पर अन्य राज्य के लोग बस रहे हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड के लोग जो हैं वो बाहर को पलायन कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड वासी ही अपनी ज़मीन को खो सकते हैं। तो इस डर से यहाँ पर ये कानून लाने की कोशिश की जा रही थी कि कम से कम यहाँ पर इस जो 12.5 एकड़ है इसको कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक यही कानून हमारे वर्तमान में भी लागू है, 1950 का भूमि व्यवस्था अधिनियम उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है कोविड-19। कोविड-19 2019 में यहाँ पर आया। आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताना तो है नहीं, क्योंकि हर कोई किसी को पता है कोविड-19 के बारे में, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से एक आध प्रश्न बन सकता है। और ये बिनसर ईयर बुक में भी आपको एक बड़ा सा टॉपिक दे रखा है, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि आप लोगों को करा दिया जाए, क्योंकि एक आध प्रश्न यहाँ से बन सकता है करंट अफेयर के तौर पर। तो कोविड-19 की हम बात करेंगे, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक आपका बन जाएगा। अब इसकी शुरुआत तो आप सभी को पता है कि चीन से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। अब 2019 का आपको हर किसी को याद तो नहीं रहता, लेकिन किसी किसी को याद होगा, किसी किसी को कोई भूल गए होंगे कि कहाँ से ये शुरू हुआ था। चीन के वुहान शहर से ये शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। और ये कब वहाँ पर पहला केस आया था चीन में? तो ये आया था 17 नवंबर 2019। 17 नवंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी चीन से। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखो कि भारत में इसका जो पहला केस है वो कब आया। भारत में पहला केस कब पाया गया? तो ये पाया गया 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य में पहला केस पाया गया? तो पहला राज्य है जहां पर ये केस आया था, और वह आया था केरल से। केरल राज्य में पहला केस उत्तराखंड यहाँ पर भारत में पाया गया था। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इसको महामारी कब घोषित किया गया? ठीक है, इसको महामारी कब घोषित किया गया? महामारी घोषित, तो महामारी घोषित 14 मार्च को इसको किया गया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला राज्य जो कि इसको महामारी घोषित करता है, पहला राज्य महामारी घोषित करने वाला, तो ये है हरियाणा। ये कौन है? हरियाणा। हरियाणा ने सर्वप्रथम इसको महामारी घोषित किया था। उत्तराखंड ने कब इसको महामारी घोषित किया था? उत्तराखंड ने इसको कब महामारी घोषित किया था? तो ये 14 मार्च को ही किया था भाई, 14 मार्च को उत्तराखंड ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया था।
अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश का पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया। देश का पहला जनता कर्फ्यू जी, देश का पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया, तो ये 22 मार्च को लगाया गया था, 22 मार्च 2020। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला राज्य कौन था जिसने जनता कर्फ्यू लगाया था। पहला राज्य, तो ये है भाई जनता कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब। कौन है? पंजाब राज्य है जहां पर सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद उत्तराखंड से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको रफ करके आपको दूसरा पॉइंट लिखाऊंगा। उत्तराखंड पर अब हम आगे चलते हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर कितने लोगों ने रिवर्स पलायन किया था। रिवर्स पलायन का मतलब ये है, पहले आप पलायन का मतलब समझो। पलायन का मतलब है कि कितने लोग उत्तराखंड से बाहर रोज़मर्रा अपनी रोजगार करने के हिसाब से जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पलायन। अगर हम रिवर्स पलायन की बात करेंगे तो अन्य राज्यों से कितने उत्तराखंड वासी हैं जो कि लौट के आए, उसको हम कहते हैं रिवर्स पलायन। तो इस समय कोरोना काल के समय उत्तराखंड में कितने लोगों ने रिवर्स पलायन किया था, ये आंकड़े आपसे पूछ लिया जा सकता है। रिवर्स पलायन तो 3.30 लाख लोगों ने रिवर्स पलायन किया था। 3,30,000 लोगों ने यहाँ पर वापस अपने उत्तराखंड की भूमि पर लौटे थे। अब यहाँ पर फिर जब ये लॉकडाउन खुला तो उस समय फिर से लोग बाहर जाने लगे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ये कोशिश की कि इतने जो लोग उत्तराखंड में वापस आए हैं इनको रिवर्स पलायन करने से रोका जाए। इसलिए मुख्यमंत्री साहब क्या ले आए, यहाँ पर एक योजना ले आए, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड में कब लागू हुई, तो ये लागू हुई थी 20 मई 2020 को। 20 मई 2020 को उत्तराखंड में ये लागू हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, पलायन रोकना और यहाँ पर रोजगार का सृजन करना। यहाँ पर कुछ लक्ष्य रखा गया, इसमें लक्ष्य रखा गया कि हम 10,000 लोगों को पहले रोजगार देंगे। 10,000 लोगों को क्या करना है, रोजगार सृजन करना है। 10,000 रोजगार, ये बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 20 मई 2020। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है जो कि देखो यहाँ पर लॉकडाउन लगा था और जब कोई भी देश में ऐसी आपदा आ जाती है महामारी से संबंधित, तो क्या भारत में कोई ऐसा कानून है जिसके तहत हम नियम कानून का पालन कर सकें। जैसे कि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में कोई भी यातायात के वाहन इधर उधर नहीं जाएंगे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी ज़्यादा समूह में नहीं निकलेगा, डिस्टेंस मेजर करनी है, हमने मेंटेन करनी है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। तो ये सारे नियम ही तो थे और ये नियम कहाँ से बना था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो महामारी अधिनियम था, एक नियम था महामारी रोग अधिनियम, और ये अधिनियम भारत सरकार ने नहीं बनाया है, ये बनाया था अंग्रेजों ने बनाया था 1897 में। 1897 में ये अधिनियम बनाया था और इसी अधिनियम के तहत भारत में इस लॉकडाउन का जो पूर्णतः पालन किया गया इसी अधिनियम के तहत किया गया। अगर कोई लॉकडाउन का हनन करता है तो उसको सज़ा का भी प्रावधान इसमें किया गया था। तो जितने भी चीज़ें आप बंदी से देख रहे थे लॉकडाउन के समय में, वो सारे जो नियम कानून थे वो इसी अधिनियम के तहत यहाँ पर लगाए गए थे। अब ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महामारी रोग अधिनियम किसके द्वारा लागू किया जाता है, इसको कौन लागू करवाएगा। तो इसको राज्य के मजिस्ट्रेट कराएगा। राज्य सरकार के मजिस्ट्रेट
ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम को लागू कराने की जो पावर है वो किसके पास है, ये मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टॉपिक थे, छोटे से टॉपिक, और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप लोग लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि और लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और अपना अच्छा तरीके से तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।